हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खamenei साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। तेहरान से उठी चिंगारी, खाड़ी में भड़की आग की जंग, वाशिंगटन भी मैदान में उतर, अब शुरू हुई दिमाग की जंग। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। मैं रियाज अहमद, उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं ईरान अमेरिका जंग से मुताल्लिक खबरें। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल जजीरा में छपे एक आर्टिकल की, जिसको लिखा है सीना तोसी ने। मैं आपको बता दूं कि सीना तोसी एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और फिलहाल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी में सीनियर नॉन रेजिडेंट फेलो के तौर पर काम करते हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीति और अमेरिका ईरान संबंधों पर उनकी पकड़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी गंभीरता से लिया जाता है। उनकी बात को आपको जरूर सुनना चाहिए, लेकिन इससे पहले मिडिल ईस्ट आ रही कुछ बड़ी खबरों को सुन लीजिए। खबर आ रही है कि इजराइल अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वह ईरान के खिलाफ युद्ध को समय से पहले समाप्त न करे, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फीफा विश्व कप में खेलने के लिए स्वागत किया है। ईरान ने आज साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो अब जवाब सिर्फ चंद ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और इजराइल से जुड़ी आर्थिक और बैंकिंग ठिकाने भी अब निशाने पर हो सकते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब तेहरान में एक बड़े सरकारी बैंक से जुड़े भवन पर हमले की खबर सामने आई है। यानी जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि माली ताकतों की नसों पर भी वार करने लगी है। उधर खाड़ी का सबसे अहम रास्ता हॉर्मुज आज एक बार फिर सुर्खियों में है। ये वही जगह है जहां से दुनिया के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब आज यहाँ कई कार्गो जहाजों पर हमले की खबर सामने आई है। कुछ जहाजों को नुकसान पहुंचा और समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ गया है। तेल बाजार में हलचल है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर इस जंग की कीमत महसूस हो रही है। अब बात जंग के मैदान की। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और कमांडर सेंटर पर नए हमले किए हैं। वहीं ईरान ने भी जवाब में मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इन हमलों का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस किया जा रहा है। इराक, सीरिया और खाड़ी के कई अमेरिकी ठिकाने सब इस तनाव की परिधि में आ चुके हैं। इसी बीच इराक की राजधानी बगदाद से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। बगदाद एयरपोर्ट के पास मौजूद अमेरिकी राजनीतिक परिसर पर ड्रोन हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 6 ड्रोन भेजे गए थे, लेकिन उनमें से 5 को हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन एक ड्रोन इमारत से टकरा गया। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने कदम पीछे खींचते नजर नहीं आ रहा है। ब्रिटेन की एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक विमानों के उड़ान भरने की खबर है। मतलब साफ है, ये जंग अभी थमी हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब भी दुनिया में जंग होती है तो असली सवाल हमेशा यही होता है, क्या जीत सच में किसी की होती है या फिर दोनों तरफ सिर्फ राख बचती है और इंसानियत हार जाती है। आज खाड़ी के आसमान यही सवाल पूछ रहे हैं। मिसाइलें उड़ रही हैं, ड्रोन घूम रहे हैं, जहाजों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बीच एक आम इंसान खड़ा है जो बस शांति चाहता है। और शायद इतिहास भी आज यही देख रहा है, क्या इंसान फिर वही गलती दोहराएगा जो उसने सदियों से दोहराई है। इस बार बारूद के इस शोर में अमन की कोई आवाज भी उठेगी। अब बात करते हैं उस आर्टिकल की जो अल जजीरा में छपी है। ये उन्होंने अपने आर्टिकल की शुरुआत की है कि मिडिल ईस्ट की सियासत में आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ईरान की स्ट्रेटेजिक पेंशन यानी सब्र की नीति अब खत्म हो चुकी है? और अगर खत्म हो चुकी है तो आने वाला वक्त शायद और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई सालों तक ईरान ने एक खास रणनीति अपनाई थी जिसे कहा जाता था स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी खुली जंग से बचते हुए धीरे धीरे जवाब देना। इस नीति के तहत ईरान सीधे बड़ी जंग लड़ने से बचता रहा, लेकिन अपने क्षेत्रीय सहयोगियों और सीमित जवाबी कार्रवाइयों के जरिए दबाव बनाता रहा। मगर अब हालात बदल गए। हाल के हमलों और बढ़ते तनाव ने दिखा दिया है ईरान की सब्र वाली रणनीति जंग को रोक नहीं पाई। यानी जितना ईरान टकराव से बचने की कोशिश करता रहा उतना ही टकराव बढ़ता चला गया। विश्लेषकों का मानना है अब ईरान की नई नेतृत्व व्यवस्था शायद इस नतीजे पर पहुंच रही है कि सिर्फ संयम दिखाने से दुश्मन नहीं रुकता। इसी वजह से आने वाले दिनों में ईरान अपनी नीति को और ज्यादा आक्रामक बना सकता है। इसका
मतलब हो सकता है कि अब सिर्फ सीमित जवाब नहीं बल्कि ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिससे दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचे और उसे आगे हमला करने से डर लगे। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले ईरान की नीति भी टकराव को संभाल कर चलो। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले ईरान की नीति थी टकराव को संभाल कर चलो, लेकिन अब ये बदल कर हो सकती है टकराव को इतना महंगा बना दो कि दुश्मन खुद ही पीछे हट जाए। यही वजह है कि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये नई रणनीति लागू हुई तो मिडिल ईस्ट में संघर्ष और ज्यादा फैल सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकाने, इजराइल की सुरक्षा और खाड़ी के तेल रास्ते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ टकराव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी साफ है ईरान की स्ट्रेटेजिक पेशेंस अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है और अगर नई आक्रामक रणनीति अपनाई तो खाड़ी की ये जंग और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं, क्या मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा या फिर आने वाले दिन एक और बड़े जंग की आहट लेकर आएंगे। विश्लेषकों का कहना है कि कई सालों तक ईरान के नेताओं का यह भरोसा था कि वक्त उनके पक्ष में है। जब अमेरिका ने 2018 में परमाणु समझौते ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर निकलकर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब तेहरान ने तुरंत बड़ी जवाबी कार्रवाई करने के बजाय सब्र की नीति अपनाई। ईरान ने सोचा कि अगर वो सीधे टकराव से बचेगा तो शायद कूटनीति के रास्ते समझौता फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं क्योंकि अब युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध ने ईरान की उस धारणा को तोड़ दिया है। दरअसल जब अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की शुरू की थी, तब भी ईरान ने तुरंत परमाणु समझौते से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया। करीब एक साल तक ईरान ने समझौते की शर्तों का काफी हद तक पालन किया। उसे उम्मीद थी कि यूरोप और दूसरे देश किसी समझौते को बचा लेंगे और ईरान को आर्थिक राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाना शुरू किया, यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया और समझौते की कुछ शर्तों से धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये प्रक्रिया तब और तेज हुई जब ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरेजादा की हत्या हुई और बाद में राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईसी की सरकार ने परमाणु गतिविधियों को और बढ़ाया। ईरान का मकसद साफ था, वो अपनी बातचीत की ताकत बढ़ाना चाहता था। ईरान को लगता था कि दुनिया की राजनीति बदल रही है। तेहरान के रणनीतिकारों का मानना है चाइना तेजी से ताकतवर हो रहा है, रसिया पश्चिमी देशों को चुनौती दे रहा है और पश्चिमी गठबंधन के अंदर भी मतभेद बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका हमेशा के लिए ईरान को अलग थलग नहीं रख पाएगा। साथ ही ईरान ने अपने पड़ोसी खाड़ी देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश भी शुरू की। इसका उदाहरण था 2023 में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच समझौता, जिसे चीन की मध्यस्थता में कराया गया। उस समय ऐसा लगा था कि क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। अमेरिका के साथ कई सालों तक बातचीत चलती रही। पहले जो बाइडेन के दौर में परमाणु समझौते को फिर से जिंदा करने की कोशिश हुई, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी कूटनीतिक कोशिशें हुई, मगर वे भी असफल रही। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सैन्य हमला कर दिया। यहीं पर ईरान की सब्र वाली रणनीति पूरी तरह टूट गई। सीना तोसी के अनुसार सिर्फ ईरान ही गलत आकलन नहीं कर रहा था। अमेरिका में कई लोगों का मानना था कि अगर ईरान पर लगातार आर्थिक और सैन्य दबाव बनाया जाए तो देश के अंदर बगावत हो जाएगी और शायद सरकार भी गिर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके उल्टे बाहरी हमले के बाद ईरान के अंदर कई लोग सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पिछले कई सालों में ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ाई है, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन सिस्टम। साथ ही ईरान ने अलग अलग हथियार प्रणालियों को एक साथ इस्तेमाल करने की रणनीति भी विकसित की है। इन तैयारियों का असर अब जंगों में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों में कई अमेरिकी और इजरायली
इजरायली सैनिक मारे गए हैं और अमेरिका इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली पर भी दबाव बढ़ रहा है। ईरान के हमलों का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया के तेल बाजार में भी भारी हलचल मच गई है, क्योंकि दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इस युद्ध का एक और बड़ा असर हो सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई लंबे समय से परमाणु हथियारों के खिलाफ धार्मिक प्रतिबंध की बात करते रहे थे, लेकिन युद्ध के पहले ही दिन उनकी हत्या के बाद अब नया नेतृत्व शायद इस नीति पर दोबारा विचार कर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर कूटनीति युद्ध को नहीं रोक सकी तो कुछ नेताओं को लग सकता है कि परमाणु हथियार ही असली सुरक्षा का रास्ता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के नए नेतृत्व से पहले से ज्यादा कठोर रुख अपनाने के संकेत मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में नए सर्वोच्च नेता के रूप में मुश्तबा खामनेई का चयन किया गया है। यह फैसला ईरानी राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इस व्यवस्था में वंशानुगत सत्ता को पहले हमेशा खारिज किया जाता रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की राजनीति कूटनीति की जगह डर और सैन्य ताकत पर आधारित हो गई तो पूरा क्षेत्र एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में प्रवेश कर सकता है। ऐसा दौर जहां देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को ही सबसे बड़ा सहारा मानने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। यानी साफ है ईरान की स्ट्रेटेजिक पेशेंस अब इतिहास बनती नजर आ रही है, और अगर नई रणनीति सच में ज्यादा आक्रामक हुई तो मिडिल ईस्ट की ये जंग दुनिया को एक और ज्यादा खतरनाक दौर में धकेल सकती है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।